की प्रेस वार्ता होगी। यात्री कृपया ध्यान दें। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट ऑन कर दीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसका रेल से जुड़ाव ना हो। हम सब लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, और रेल से जुड़ी हुई बड़ी मधुर स्मृतियां हैं, और रेल से ही कहीं ना कहीं आवागमन सबने किसी ना किसी टाइम पर जरूर किया है। क्योंकि रेल सिर्फ पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेनें नहीं है, दंदनाती हुई ट्रेनें नहीं है। रेल इस देश के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। रेल हिंदुस्तान की जीवन रेखा है, और सबसे बड़ी बात है कि आवागमन का सबसे सस्ता इकोनॉमिकल साधन है, एटलीस्ट हुआ करता था। और उसी के कारण मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति रेल की यात्रा को प्रेफर करता है। आज तक जब आप रेल में बैठते थे टिकट लेकर, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास रहता था कि अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। बड़े सारे स्टेशन आते थे, उसमें पूड़ी सब्जी खाई जाती थी, कहीं पर चाय पी जाती थी, कहीं पकौड़े समोसे खाए जाते थे, और एक ये विश्वास था कि गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जब रेल यात्री बैठता है तो उसके मन में शंका है कि गंतव्य पर वो पहुंचेगा या उसकी अर्थी और लाश पहुंचेगी। यह कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने स्थापित किया है। मैं यहां पर आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। यह तस्वीर ठीक एक साल पहले इसी महीने जून की है। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। करीब करीब 300 लोगों की मौत हुई थी और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल में कल फिर एक ट्रेन हादसा हुआ। पटरी पर कंचनजंगा एक्सप्रेस थी, उसको पीछे से मालगाड़ी ने आके मारा। 15 लोगों की मौत और अभी तक 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ठीक है, एक साल पहले बालासोर ओडिशा में, और एक साल बाद पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा होता है। क्या बदला है एक साल में? आज पूछना पड़ेगा ना कि एक साल में क्या बदला है। लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, और मैं एक सरकारी आंकड़ा आपके साथ साझा कर देती हूं। 1117 ट्रेन दुर्घटनाएं 2014 से 23 तक, और जानबूझकर 23 तक का ही आंकड़ा दे रही हूं, 31 मार्च 2023, क्योंकि ये हमारे आंकड़े नहीं है, आपके आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। 1117 ऐसी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जहां पर जान और माल की नुकसान हुआ है। यह सरकारी आंकड़ा है, असल आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा है।
मतलब हर महीने 11 ट्रेन हादसे हुए हैं। हर 3 दिन पर एक ट्रेन हादसा हो रहा है और उसमें जान और माल की क्षति हो रही है। तो क्या बदला 1 साल में? इतना बड़ा बालासोर का ट्रेन हादसा हुआ, हम सब ने लाशों का अंबार देखा, परिवारों को उजड़ते हुए देखा, छोटे छोटे बच्चों को बिलखते हुए देखा। क्या बदला 1 साल में? बालासोर से पश्चिम बंगाल क्या बदला? क्या बदला 2014 से 2024 में? मैं एक सूची पढ़ देती हूं, आपको दिखा दिया, लेकिन छोटी सी एक सूची है। 2014 में गोरखधाम एक्सप्रेस डिरेल हो जाती है, 25 लोगों की मौत होती है। इंदौर पटना एक्सप्रेस का हादसा होता है, 150 लोगों की मौत होती है। कैफियत एक्सप्रेस में 70 लोग घायल हो जाते हैं। पुरी उत्कल एक्सप्रेस में 30 लोगों की मौत हो जाती है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में 36 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, 10 लोगों की मौत होती है। बालासोर मैंने आपको बताया लगभग 300 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोग घायल, और कल 15 लोगों की मौत और 40 लोग घायल। और ये मैंने सिर्फ कुछ आंकड़े बताए, 1117 ऐसे हादसे हुए हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? इस देश में हमने वो भी मंत्री देखे हैं, अगर उनके डिपार्टमेंट में अगर रेल मंत्री रहते हुए ऐसे हादसे हुए हैं तो उन्होंने अपने पद से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। फिर वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, नीतीश कुमार रहे हो, माधवराव सिंधिया रहे हो, ममता बनर्जी रही हो, मधु दंडवते रहे हो, जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, सब लोगों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। लेकिन आज हिंदुस्तान का रेल मंत्री रील मंत्री बना हुआ है। नैतिक जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, आज भी हादसे के वक्त रील कैसे अच्छी बनेगी उस पर चर्चा हो रही है। बालासोर के वक्त अश्विनी वैष्णव जी वहां पर आए, डाइव कर रहे थे, किसी के नीचे घुसकर झांक रहे थे, ट्रेन के नीचे घुसकर 2-4 टेसू बहा रहे थे। क्या किया आपने रेल को सुरक्षित करने के लिए? आप कल पहुंचते हैं वहां पर, आप रेल मंत्री हैं, आप गाड़ी से भी जा सकते थे, लेकिन वीडियो ज्यादा बेहतर तब आएगा जब आप जूम 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 करके मोटरसाइकिल से जाएंगे। अच्छा वीडियो आ गया सामने, रील बना लिया आपने। अब आप बताइए, आपने 1 साल से इस देश में रेल को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया? उस रेल को सुरक्षित करने के लिए जिसमें इस देश का युवा, जिसमें किसान, जिसमें मजदूर, जिसमें मध्यम वर्ग अपने परिवारों के साथ चलता है, उसको सुरक्षित करने का क्या काम किया? लोगों के मन की आशंका कि भैया हम पहुंचेंगे या हमारी लाश पहुंचेगी, उसको दूर करने का क्या काम किया? कवच समझा रहे थे, अभी आपको मैंने दिखाया कुछ दिनों पहले। कवच प्रणाली आई है। कवच प्रणाली क्या करेगी? एक ट्रैक पर अगर 2 ट्रेनें चल रही होंगी तो पीछे वाली ट्रेन पर कवच से ब्रेक लग जाएगा, आपस में भिड़ंत नहीं होगी। क्या हुआ कल कवच का? ये क्या झुंझुने पकड़ाए जा रहे हैं देश को? 10 साल से रेल आवागमन का सबसे असुरक्षित साधन बन चुका है। लगातार जान और माल का नुकसान हो रहा है और लोगों को झुंझुने के नाम पर आपने कवच की बात कही। और ये क्यों हो रहा है? क्या एकदम से रेल फेल हो गई है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके मंत्री उदासीन हैं, अकर्मण्य हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि गरीब गुर्बत में रहते हुए लोग, यंग लोग जो गाजर मूली की तरह भरकर रेल में आज जाने को मजबूर है, वो मर जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसा हो रहा है। आपके साथ एक और आंकड़ा साझा करती हूं, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा खुद अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में दिया है, यह आरटीआई के माध्यम से भी सामने आया है। 3,12,000 रेलवे के रिक्त पद पड़े हुए हैं और कर्मचारियों की इसी भारी समस्या से रेलवे जूझ रहा है। एक आरटीआई के मुताबिक, और ये आंकड़ा बड़े ध्यान से सुनिएगा, लोको पायलट, बहुत सारे जो रेल हादसे होते हैं जहां पर गलत सिग्नल पे दे दिया गया, एक ही ट्रैक पर ट्रेनें चल गई, कहीं कहीं मानवीय त्रुटि होती है, और वो मानवीय त्रुटि लोको पायलट के कारण होती है। क्यों होती है ये भी समझ लीजिए। लोको पायलट के 70,093 पद स्वीकृत हैं, इसमें से 21% पद खाली पड़े हुए हैं। सहायक लोको पायलट के 57,551 पद स्वीकृत हैं,
उसमें से करीब 8% खाली पड़े हुए हैं। ये वो पद है जो रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोगों को अपने गंतव्य से, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए इन पदों का रोल होता है। और 21% ये पद खाली पड़े हैं। इसके चलते लोको पायलट के ऊपर बहुत भारी दबाव है। 12-12, 14-14 घंटे वो काम कर रहे हैं और इस तरह की त्रुटियां हो रही हैं। मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ा, रेल मंत्री कहते पाए गए पुलिस बल का प्रयोग करो। ये जो भीड़ भाड़ हो रही है, ये भीड़ भाड़ अपने मन से नहीं हो रही है रेलवे में, क्योंकि आपने रेलवे को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 10 साल में रेलवे का जो हाल हुआ है, चाहे वो किराए में वृद्धि हो, और एक नहीं मैनीफोल्ड वृद्धि, जहां 800 का किराया था आज 2400 है। डायनामिक प्राइसिंग से कई बार तो रेल से कम किराया एयरलाइन का मिल जाता है। यह हाल आपने रेलवे का कर दिया है। क्यों ये लोग भीड़ भाड़ कर रहे हैं? कितनी किल्लत है ट्रेनों की, क्या अंदाजा है रेल मंत्री को? रेल मंत्री हवाई हैं। शायद वो महंगाई में, जैसे उनकी एक कोलीग ने कहा था मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, वो कह दे मैं रेल से नहीं चलता। चलिए रेल से, एक स्लीपर में बैठिए, 200 किलोमीटर की यात्रा करिए एक स्लीपर कोच में बैठकर, तब आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की असली जनता, AC 3 में बैठ जाइए, आप AC 2 में बैठ जाइए, आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की जनता किस तरह से आज आवागमन करने को मजबूर है। इतनी किल्लतें हैं ट्रेन की कि पिछले वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष 2023 में 2,70,00,000 यात्री यात्रा का टिकट बुक कराने के पार यात्रा नहीं करा पाए, क्योंकि टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ, सीट की किल्लतें थी। 2,70,00,000 लोग एक वित्तीय वर्ष में यात्रा नहीं कर पाए, उनका ट्रेन का टिकट वेट लिस्टेड था, वो रह गए, और यह निरंतर बढ़ रहा है। इसके पहले वाले वर्ष में यह संख्या 1,63,00,000 थी, वो बढ़कर 2,70,00,000 हो गई। तो कितनी किल्लत है ट्रेनों की, और कैसे लोगों को अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ रही है, उसका एक प्रमाण यह भी है। एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, और इसका मैंने जिक्र किया था 3-4 दिन पहले, मंत्री जी ने कहा पुलिस बल का प्रयोग करो। ये जो अनारक्षित लोग घुस जाते हैं, ये अपनी मर्जी से घुस रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। ये जो हमारे बच्चे अपनी परीक्षा देने जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़कर गाजर मूली की तरह इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में लोग टॉयलेट में बैठने को मजबूर हैं। कौन है ये लोग? क्योंकि आपने स्लीपर और द्वितीय श्रेणी के कोचेस को लगातार AC में कन्वर्ट करा। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो AC कोच में चल सके। आपने ट्रेनें रद्द कर दी, ट्रेनों की संख्या खत्म करी, पैसेंजर ट्रेन की कम करी। उसके चलते आज आरक्षित डब्बों में अनारक्षित लोग जो जनरल टिकट लेकर आवागमन करते थे, वो बैठने को मजबूर हैं। तो उन पर बल का प्रयोग मत करिए, अपनी गलती को स्वीकारिए। मैं जानती हूं कि लोगों को असुविधा होती है, लेकिन उस असुविधा का कारण आप हैं। और क्योंकि रेलवे सुरक्षा की बात हो रही है, तो थोड़ी बात हो जाए कि सरकार कर क्या रही है। ऐसा नहीं है सरकार के पास फंड नहीं है रेलवे सुरक्षा के लिए। इनफैक्ट CAG ने बताया है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष RRSK में 20,000 करोड़ रुपए आने थे। 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देती, 5,000 करोड़ रुपए रेलवे अपने रेवेन्यू से देता। 4 साल बाद जहां 20,000 करोड़ रुपए आने थे, वहां 4,225 करोड़ रुपए आए हैं, 1/4। यह इनकी सीरियसनेस है, यह रेलवे सुरक्षा के लिए सरकार की उदासीनता है। जिस संरक्षा कोष में 20,000 करोड़ रुपए आने थे, जिससे रेलवे की सिक्योरिटी होती, उसमें 4,225 करोड़ रुपए है। लेकिन अभी चौंकिए मत, क्योंकि चौंकने वाली बात आगे है। उस पैसे से रेलवे की सुरक्षा नहीं की गई, उस पैसे से फुट मसाजर खरीदा गया, क्रॉकरी खरीदी गई, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदे गए, फर्नीचर खरीदे गए, जाड़े में पहनने वाले जैकेट खरीदे गए, कंप्यूटर खरीदे गए, लोगों को बोनस दिया गया, गार्डन बनाए गए उस पैसे से। उस पैसे से रेलवे को, रेल यात्रा को सुरक्षित करना था, उससे क्रॉकरी और फर्नीचर खरीदा जा रहा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये CAG की रिपोर्ट
धज्जियां खोल रही है, धज्जियां उड़ा रही है भारतीय रेल और नरेंद्र मोदी की सरकार की, ऐसे मंत्रियों की जिन्होंने शायद रेलवे में कभी सफर ही नहीं किया। अगर सफर करते तो समझते लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है एक रेलवे में, उसमें इस चीज का प्रोविजन होता है कि रेलवे की जो पुरानी संपत्ति है उसको रीएनर्जाइजेशन किया जा सके, उसको पुरानी संपत्ति को बदलना था। असलियत यह है कि जहां पर 58,000 करोड़ रुपए खर्चा होने थे वहां पर 600 करोड़ रुपए खर्चा हुए। यह सीरियसनेस है इस सरकार की। आंकड़े इसलिए दे रही हूं क्योंकि आंकड़ों से कोई नहीं भाग सकता है, और ये सरकारी आंकड़े हैं, सीएजी के आंकड़े हैं, सरकार की पोल खोलते हुए आंकड़े हैं। आंकड़ों से कोई नहीं भाग सकता है। आप टेसू भले बहा लीजिए, आप 4 रील जरूर बना लीजिए, लेकिन आंकड़ों से कहां भागिएगा। सुरक्षा का पैसे से आप क्रॉकरी और फर्नीचर खरीद रहे हैं, डेप्रिसिएशन फंड आप खर्चा ही नहीं कर रहे हैं। रेल जो सबसे भरोसेमंद साधन होता था आज लगातार लेट चल रही है। मुझे याद है एज अ स्टूडेंट मैं लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ बहुत करती थी, और कभी संशय नहीं रहता था। जब शुरू शुरू में नौकरी भी ज्वाइन करी थी तो संडे रात को लखनऊ से बैठो, मंडे सवेरे पहुंचो, तड़ाक से ऑफिस पहुंच जाओ। आज नहीं पता इस बात का। आज नहीं पता है कि ट्रेन 4 घंटे लेट होगी या 5 घंटे लेट होगी या 9 घंटे होगी या 24 घंटे लेट होगी। असलियत यह है कि पैसेंजर ट्रेनों में से 17% ट्रेनें लेट चल रही हैं। एक वर्किंग मिनट्स होते हैं, 1,10,00,000 वर्किंग मिनट रेलवे ने बर्बाद किए हैं अपने ट्रेनों के लेट चलते हुए। क्यों लेट चल रही हैं ट्रेनें? क्या जो ट्रेन से लोग चलते हैं वो काम धंधा नहीं करते हैं? क्या जो ट्रेन से बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या वो काम धंधा नहीं करते? क्या उनके वक्त की कोई अहमियत नहीं है? क्योंकि सरकार की उदासीनता सबसे ज्यादा भारतीय रेल झेल रही है। असलियत यह है कि रेल को तबाह करने के लिए इस सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हमारे रेल मंत्री को अगर मैं रील मंत्री कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। रील बनाने का बड़ा शौक है, वंदे भारत की रील बनाते हैं, बुलेट ट्रेन की रील बनाते हैं, बनाइए। अरे 5 नहीं 50 बुलेट ट्रेन लाइए, लेकिन जो बेसिक रेल यात्रा लोगों के लिए है उसको तो सुरक्षित करिए, उसको तो सुचारू करिए। क्या मिल रहा है आपको रेल को बेचकर, रेल की जमीन पर हड़प कर, रेल को निजीकरण करके? क्या मिल रहा है आपको? लोगों की जेब पर सिर्फ और सिर्फ डाका डाला जा रहा है। बार बार कहा जाता है नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और इस्तीफा दीजिए। वो तो होगा नहीं। हम मांग जरूर करेंगे लेकिन वो होगा नहीं। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर नैतिकता होती तो ब्रजभूषण शरण सिंह को गोदी में नहीं बिठाए रखते। अगर नैतिकता होती तो अजय मिश्र टेनी को मंत्री बनाकर नहीं रखते। अगर नैतिकता होती तो प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार में नहीं जाते। अगर नैतिकता होती तो इतनी निर्णायक नैतिक हार के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। So what is happening in this government is essentially flowing from the top. असलियत यह है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए व्यक्ति ने रेल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और रही सही कसर जो है वो अश्विनी वैष्णव पूरी तरह से लगकर पूरी कर रहे हैं। I will very briefly make some of the statements in English on this. Railways is perhaps the most preferred mode of transport as far as India's middle class, lower middle class and the poor are concerned, simply because it is the most economical means of transportation. I am showing you 2 pictures here. One of Balasore in Odisha exactly a year back in June 2023, and here is another picture of Kanchenjunga Express which met with an accident in West Bengal yesterday, killing 15 people and injuring 40 others. 1,117 rail accidents according to the government data have happened in the last 9 years from 2014 to 2023, which means an accident every 3 days, and these accidents have resulted in loss of life and property. There is a list of accidents that I can keep going on, but who is responsible?
Who is going to take the moral responsibility for this? We've seen railway ministers in the past own up to moral responsibility, resign from their positions of influence and power. But here we have a railway minister who does not miss an opportunity, even in the time of plight, even in the time of tragedy, to make reels. He is not the rail minister, he's actually the real minister of India. And even when he went to Darjeeling, even when he went to the site in West Bengal yesterday, he was riding pillion on a bike. Why? Without a helmet? So that he would be better captured in a video? Is that what your priority is? Because quite frankly, the Kavach protection scheme that you spoke about has completely failed this country and has failed the Indian Railways. What explains the 3,12,000 vacancies in the Indian Railways? What explains the 21% vacant positions for loco pilots, people responsible to run the railways safely? And it is because there are human errors, tragedies and accidents like this happen. They are made to work extra hours, sometimes 12, 14, 16 hours a day. How do you expect railways to be safe? The reality also is that funds that were earmarked for the safety of Indian Railways, the Railway Rail Sanraksha Kosh, was earmarked with 20,000 crore worth of funds. 15,000 crore will come from the central government, 5,000 from Railways internal accruals and revenues. They have been able to amass only 4,225 crores, and the reality is even that money has been spent on procuring crockery and furniture, making gardens, buying foot massagers, computers, escalators. Is this your priority? There's a depreciation reserve fund. Out of 58,459 crore that was supposed to be utilized, you've utilized only 600 crore. What is your priority? You have an issue with overflowing coaches with people, but why are they there? Because there are not ample number of trains. 2,71 lakh people could not travel the last fiscal because their tickets did not get confirmed. Why did they not get confirmed? Because there are no adequate seats, there is no adequate rail facility available. From this platform, we would only like to say that somebody in this government has to own up to what is happening to the Indian Railways. The insecure travel of Indian Railways is a huge cause of concern for common masses of this country who prefer traveling by railways because it is economical. I do believe that Ashwini Vaishnav's priority should be railways, but Ashwini Vaishnav को रेल को बर्बाद करने के लिए उनकी पदोन्नति हुई है. पिछली बार वो रेल और आईटी मंत्री थे, इस बार उनको आईएनबी भी दिया गया, पुरस्कार दिया गया, मेडल पहनाया गया है. और तेजी से बर्बाद करो रेलवे को, उससे ज्यादा तेजी से हम निजीकरण करेंगे. ये असलियत है. आपके सवालों का स्वागत है. रेल पर अगर रहेंगे तो अनुग्रहित रहूंगी. Do you also directly demand Rail Minister Ashwini Vaishnav's resignation or his sacking? Without a doubt, a sensitive government, a government that is responsible and accountable, will fix accountability for every minister and every department. What explains 1,117 rail accidents in 9 years? From 2014 to 2023, I'm not even including the big ones like Balasore and what has happened yesterday. Who is accountable for that? What did Ashwini Vaishnav do to not just modernize but make the railways secure from June last year in Balasore to June this year in West Bengal? And unless you are not going to fix responsibility, unless there will not be accountability, how do you expect governments to run? How should people trust governance? How should people know that they will be safe while traveling by Indian Railways? Absolutely, without a doubt, without blinking an eyelid, Ashwini Vaishnav has no moral authority to remain in the position that he continues to enjoy. सुप्रिया जी, जिस कवच सिस्टम की आप बात मैं कर इसको रही हिंदी हैं, में भी बोल देती हूँ, 2 मिनट रुक जाइए. मैं इसको हिंदी में भी बोल देती हूँ. मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या हम अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगते हैं. बिल्कुल बिना संशय के, बिना पलक झपकाए अश्विनी वैष्णव जैसे व्यक्ति को रेल मंत्री के पद पर बने रहने की कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है.
असलियत यह है कि अश्विनी वैष्णव जैसे लोगों की नाक के नीचे रेल असुरक्षित होती जा रही है। मैं जानना चाहती हूं कि पिछले साल बालासोर से इस बार पश्चिम बंगाल में हुए हादसे के दौरान एग्जैक्टली एक साल 2 जून 2023 को बालासोर में भीषण हादसा हुआ था। अब पश्चिम बंगाल में एक साल इस मंत्री ने रील बनाने के बजाय, कवच का जुमला पहनाने के बजाय क्या काम किया, यह मैं जानना चाहती हूं। 2 ट्रेनों लेकर दिखा रहे थे, ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया? कैसे लोगों को यह विश्वास होगा कि रेल सुरक्षित है? और ऐसे व्यक्ति का अपने पद पर बने रहना हम सबके लिए आपत्तिजनक बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। असलियत यह है कि जिस मंत्री को अपने पद से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, उस मंत्री को पदोन्नति दी जा रही है और तेजी से बर्बाद करिए रेलवे। असलियत यह है कि उनको अब एक आईएनबी का भी चार्ज दिया गया है। अभी आपने कम बर्बादी करी है रेलवे की, अभी और करिएगा। सुप्रिया जी, जिस कवच की आप बात करें, 2012 में जब आपकी सरकार थी, इससे डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था। उस समय यह तय किया गया 7,000 किलोमीटर प्रति वर्ष इससे इसको लेस किया जाएगा। लेकिन इतने वर्ष के बावजूद भारत में जो लगभग 1,15,000 किलोमीटर रेल मार्ग है, मात्र 1,500 किलोमीटर इसकी जद में आए हैं। वहीं अगर इंजनों की बात करें तो लगभग 15,000 रेलवे के इंजन भारत में हैं और अब तक मात्र 139 इंजन को कवच से लेस किया गया है। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूं, कवच का झुंझुना मत दीजिए देश को, इस देश को सुरक्षा का कवच दीजिए। सवाल इस बात का है। जी नमस्कार, इनको माइक दे दीजिए। मेरा सवाल थोड़ा सा इससे हटकर है। अगर रेल पे कोई और सवाल हो तो उसके बाद आपका ले लेंगे। रेलवे पे कोई और सवाल है क्या? एक सवाल मेरा है सुप्रिया जी। पहले मोदी सरकार आने से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था और आम बजट अलग होता था। जब से रेल बजट को आम बजट के अंदर रखा गया है, तो रेलवे के ऊपर फोकस और रेलवे के ऊपर संसद के भीतर जिस तरह से चर्चा होती थी और रेल मंत्री जवाब देते थे, वो पिछले 10 सालों में देखने को नहीं मिला है। विपक्ष लगातार रेलवे को लेकर कई सारे सवाल पूछना चाहता है। आप लोगों की क्या राय है कि अब मोदी 3.0 में या एनडीए 3.0 में क्या आप लोग ये मांग रखेंगे कि जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं, रेलवे के बजट को और रेलवे पे चर्चा संसद के भीतर अलग से किया जाए? सबसे पहले तो मोदी 3.0 जैसी कोई चीज नहीं है। एनडी अलायंस है 3.0, उसको आप कह सकते हैं। 63 सीटें हार के जबरन अब आप कुर्सी से चिपक कर फेविकोल से प्रधानमंत्री बन जाइए तो अलग बात है, खींचतान मची हुई है, आप देख ही रहे। आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा रेल बजट को लेकर। मेरा अपना मानना है, सरकार का हर काम, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर फैसला उसकी प्राथमिकता को दिखाता है। जिस दिन आपने रेलवे बजट को मेन बजट में अलाइन कर दिया, उस दिन आपने दिखा दिया कि रेलवे आपकी प्राथमिकता नहीं है। वो एक आवागमन का साधन जिससे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जनता चलती है, जो करोड़ों लोगों को रोज प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह जो आवागमन का साधन पहुंचा रहा है, वो आपकी प्राथमिकता नहीं है। और तभी आपने उस बजट को मर्ज किया। मर्ज करने के बाद जवाबदेही खत्म हो गई। मुझे याद है, इस सरकार के बनने से पहले रेल मंत्रालय बड़ा कविटेड मंत्रालय होता था, घटक दल उसकी बड़ी मांग करते थे, और जब हमने सरकारें चलाई तो बड़ा दबाव रहता था कि यह मंत्रालय हमें चाहिए। आज ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार की प्राथमिकता नहीं है। आज रेल मंत्री आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के भी मंत्री बने हुए हैं, आईएनबी के भी बने हुए हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी भी बने हुए हैं। तो भैया वो रेलवे कब देखेंगे? तो ये सरकार की प्राथमिकता, ये सरकार की रेल के प्रति जवाबदेही, ये लोगों की सुरक्षा, लोगों के आवागमन के साधन की प्राथमिकता सरकार की दिखाता है। सुप्रिया जी, मेरा सवाल है कि एनडीए की सरकार बनी है, लोकसभा का विशेष सत्र शुरू होने वाला है, स्पीकर को लेके लगातार बैठकें एनडीए की चल रही हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है? ये कांग्रेस पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारी नेता वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खरगे जी और हमारे बाकी वरिष्ठ सहयोगी डिसाइड करेंगे। जैसे ही डिसाइड करेंगे आपको सूचित किया जाएगा। सुप्रिया जी, उसमें सवाल ये भी है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, कि डिप्टी स्पीकर अभी तक चल रहा है कि एनडीए दोनों पद अपने पास रखेगा। क्या डिप्टी स्पीकर पद पे बात बन जाती है तो आप लोग मान जाएंगे या स्पीकर पद के लिए अपना कैंडिडेट? देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ।
अब क्या होगा सदन में, हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारे चुने हुए सांसद, बाकी लोग क्या डिसाइड करेंगे ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट आपको स्पीकर अब नहीं दिखेंगे, यह मैं आपको कह सकती हूं। और यह लोकतंत्र की ताकत है। यह जनता ने मैसेज दिया है कि अगर राहुल गांधी जी 14 मिनट मणिपुर पर बोलेंगे तो 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल हम नहीं देखेंगे, हम राहुल गांधी को देखेंगे। तो यह होने वाला है। सदन में जिस सदन में राहुल जी को नहीं संभाल पा रहे थे, वहां पर अब प्रियंका जी आने वाली हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े प्रबल नेता, प्रखर वक्ता सब आने वाले हैं। क्या होगा बेचारों का? तो मुझे तो उनको अपनी अग्रिम सिंपैथी, अपनी अग्रिम कंडोलेंसेस बीजेपी को मैं देना चाहती हूं। अब सदन उस गुंडई से और उस तानाशाही से नहीं चल पाएगा। मैम मेरे दो सवाल हैं। जी। एक राहुल आपका तो गांधी एक ने, कभी होता ही नहीं है। जी मैम, एक तो कभी आपका होता ही नहीं है। जी जी बताइए। तो राहुल गांधी ने चुनाव नतीजों के बाद पहला इंटरव्यू फाइनेंशियल टाइम्स को दिया है और उसमें उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि मोदी सरकार को टिकने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये भी दावा किया कि बीजेपी के कैंप के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। इसको लेकर के मैं चाहूंगा कि और थोड़ा विस्तार से आप बताएं कि टिकने के लिए संघर्ष करने वाली बात और बीजेपी कैंप के नेताओं के संपर्क में रहने वाली बात का आधार क्या है, पहला। और दूसरा, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आपके नेता राहुल गांधी समेत तमाम इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं को पत्र लिखा है और उनके साथ जो कथित पिटाई हुई सीएम आवास पर, उस मामले में मिलने का समय मांगा है। क्या आपके नेता स्वाति मालीवाल से मिलेंगे? मैं पहले सवाल का जवाब दूंगी, उसको प्रखरता से दूंगी और उसके बाद आपके दूसरे सवाल पर आऊंगी। प्रतीक्षम किम प्रमाणम, राहुल जी ने जो बात कही है ये तो दिख रहा है आपको। 63 सीट नरेंद्र मोदी की कम हो गई, बैसाखियों पर टिके हुए हैं, बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। पहले दिन उनके घटक जल जेडीयू ने कहा अग्निवीर जाना चाहिए, उसके बाद उन्होंने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। टीडीपी ने कहा हम डंके की चोट पर 4% मुस्लिम आरक्षण लागू करेंगे। वो कह रहे हैं बार बार पेगासस की जांच हो। राजभर जी जाकर, जो उनके घटक दल है यूपी में, हर जगह जाके कह रहे हैं मोदी और योगी की वजह से हार गए। अरे घटक दलों को 2 मिनट छोड़ दीजिए। जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है, जो सैद्धांतिक विचारधारा से जिसकी नाड़ी जुड़ी हुई है, आरएसएस पाठ पढ़ा रही है कि विरोधियों को प्रतिपक्ष में अपना दुश्मन मत समझिए। वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि आपके अभिमान के चलते भगवान राम ने आपको 200 के ऊपर कुछ सीटों पर रोक दिया। वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, उसका त्वरित फैसला होना चाहिए। तो बैसाखियां बवाल मचा रही हैं, वो एक पिक्चर है। अंदर जो अंतर विरोध है वो दूसरा है। आप लोगों से क्या छुपा है? आप लोग तो सब जानते हैं, छापिए भले नहीं, बोलिए भले नहीं। आप जानते हैं किस तरह की तलवारें थनी हुई हैं अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी में। सबको पता है क्या हो रहा है। सबको पता है कि किल से हुए लोग जिनको मंत्रालयों से निकाल दिया गया, उसमें कितना विरोधाभास चल रहा है कि द इशू विद इन द बीजेपी इज ब्रूइंग। तो ये सारे जब ऐसी हरकतें होती हैं तो हमें दिखता है कि मजबूर सरकार है, हर जगह खींची जाएगी। मैं तो डंके की चोट पर हर बार एक सवाल पूछती हूं, नरेंद्र मोदी ने इस बार के चुनाव में इतना गलत वक्तव्य दिया जो आज तक किसी राजनेता ने नहीं दिया था। इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग किया और एक ऐसे झूठ पर किया जिसको वो लगातार प्रचारित कर रहे थे। अब हिम्मत है कि बुलाएं चंद्रबाबू नायडू को और कहें आप मुजरा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा कहना है कि सरकार जो है वो बहुत आशंका में है। सरकार विरोधाभास से घिरी हुई है, अंतरकलह मचा हुआ है और हम मूक दर्शक बन के नहीं देख रहे हैं। बस ये आपको बताना चाहती हूं। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा एक पर्टिकुलर महिला को लेकर। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस इसकी तफ्तीश ऑलरेडी कर रही है। जो मामला सुरक्षा एजेंसीज के पास है, दिल्ली पुलिस देख रही है। उसमें नहीं लगता कि हमें कोई इंटरफेरेंस अभी करने की जरूरत है। एक पार्टी की का आंतरिक मामला है और अब उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है,
तो मुझे ऐसा लगता है सुरक्षा एजेंसीज को अपनी जांच करनी चाहिए। Supriya ma'am, one question on the EVMs, because now the FIR copy has, we have accessed that FIR copy, and I would like to quote what is being mentioned in that particular copy, as it has stated that Mangesh Pandilkar, who is an alleged kin of the candidate of Shiv Sena, he had used a mobile phone within the counting center, which was of the Encore operator, who is the EC official, and for that reason, many of the leaders within Maharashtra Congress as well as Sharad Pawar's NCP, they are demanding that even the CCTV footages should also be checked. So what's the official stand of the Congress party regarding this? The official stand of the Congress party is that the EVM is a black box. Nobody knows what's happening there. Some of the biggest tech titans in the world have now on record said that anything can be hacked. We are not going to keep quiet on the EVM because we have defeated the BJP. We believe that in a democracy like India, if even one voter has a doubt on his or her vote, we need to address that concern. And we will take this discussion, we will take these discrepancies, we will take this discussion to its very, very logical end. That's our stand. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका.